नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में आपने अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन किया। यदि आप उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सम्राट जो अशोक है उसके अभिलेखों के बारे में और उसके शासन काल में जो विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में। अशोक का जो शासन काल था उस समय जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसमें तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसकी जो अध्यक्षता की वो बौद्ध भिक्षु मोगली तिस्से ने की। और इस संगीति में यह तय किया गया कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया है और अब क्या करना चाहिए, भारत के अलावा अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसी कड़ी में अशोक के जो पुत्र हैं महेंद्र, वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ से पाटलिपुत्र से कहाँ जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में जाने के बाद में वह वहाँ के शासक से मिलते हैं, उनको बौद्ध धर्म की बातें बताकर उसको प्रभावित करते हैं और वहाँ का जो शासक है तिस्से, वह ये जो महेंद्र है इसी से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं और इस बौद्ध धर्म को वहाँ का राजकीय धर्म भी घोषित कर देते हैं। उसके बाद जब महेंद्र वहीं पे रहा और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये जो शासक तिस्से है महेंद्र से इतना प्रभावित हुआ और उसके द्वारा बताई गई जो अशोक की बातें हैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि जिस तरीके से भारत में सम्राट अशोक ने अपना जो उपाधि है वो धारण कर रखी थी देव नाम पिए, ठीक उसी तरीके से जो श्रीलंका की जो शासक है तिस्से, उसने भी देव नाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली। तो इस तरीके से भारत के अलावा श्रीलंका में जो अपने सिलेबस में इतना ही दे रखा है उसके अनुसार अपना ये बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार का जो चैप्टर है ये पूरा होता है। अब इसके आगे बात करते हैं हम अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के जो अभिलेख हैं, अब इनके बारे में सबसे पहले तो ये विचार करें कि सम्राट अशोक इन अभिलेखों की आवश्यकता क्या हुई, यह भी तो विचार आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करें, अपन डिस्कस करें। ध्यान रखें, वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि ऐसी बातें जो मैं आपको बिल्कुल ब्रेन में अच्छे से फिट कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये बुक्स में जल्दी से आपको नहीं मिल पाएगी। इस क्यों, और 10th की आप बुक देख पा रहे होंगे, इसमें तो बहुत छोटा सा वर्णन किया हो गया है जिसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते, इसलिए यहाँ पे वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो उसको आवश्यकता हुई प्रजा को संबोधित करने के लिए, इसलिए शिलालेख उसने बनवाए या कहें कि अभिलेखों की आवश्यकता हुई। लेकिन सम्राट जो अशोक है, इससे पहले भी बहुत सारे शासक हुए, उन्होंने तो नहीं लगवाए। तो लेकिन फिर अशोक को ये आइडिया कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आया उसके, या कहाँ से प्रेरणा मिली। ये ईरान के एक राजा हैं या शासक हैं जिसका नाम है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। इन्होंने 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वहाँ पे शासन किया था और ये ईरान के जो हकामानी वंश है इसके राजा हुआ करते थे, मतलब या इसी वंश में पैदा हुए थे। इनको जो जाना जाता है वो इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और इन शिलालेखों के लिए ही जाना जाता है। जब अशोक को ऐसी बातें पता चली तो उसने विचार किया कि क्यों नहीं मैं मेरी राज्य जो आदेश है, जो प्रजा के लिए जो संबोधन है, वो मैं भी शिलालेखों पे लिख के यहाँ पे स्थापित करवा दूं। तो ये दिमाग यहाँ से कहाँ से प्राप्त होता है, दारा प्रथम से। उसके आगे हम बात करें, भारत में अशोक के जो शिलालेख हैं अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में हैं और पश्चिमोत्तर भारत में मानसेरा और शाहबाजगढ़ी से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो किस में है, खरोष्टी लिपि में। आइए बात करते हैं इस मैप में। यहाँ पे आपको ये पूरा भारत दिखाई दे रहा है जिसमें अशोक का ये साम्राज्य ये पूरा अशोक का साम्राज्य है। यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र
इसमें इस पश्चिमोत्तर मतलब वर्तमान पाकिस्तान को अपन छोड़ दें तो यहाँ पे भारत में उसने जो अभिलेख लिखवाए वो लिखवाए ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और यहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में उसने लिखवाए खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि में। अब ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में थोड़ा सा अंतर है, वो देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऐसा क्यों करवाया? सारे एक ही तरीके की भाषा में, या तो ब्राह्मी में या खरोष्टी में भी तो लिखवा सकता था, लेकिन कारण क्या है? अशोक ये बात समझता था, जानता था अच्छे से कि हमें अभिलेख जो स्थानीय जो भाषा है उसको ध्यान में रखते हुए उसी भाषा के अंदर हमें जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाने हैं। इसलिए भारत में उसने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उसने उत्कीर्ण करवाए, और जो वर्तमान जो पाकिस्तान का जो हिस्सा आ गया, अफगानिस्तान का हिस्सा आ गया, यहाँ पर उसने प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके आगे हम बात करते हैं। टोपरा से दिल्ली स्तंभ पर 7 लेख उत्कीर्ण हैं। दूसरे तीसरे अभिलेख में यवन नरेश ऑन्टियोकस द्वितीय का उल्लेख, और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेस। इन दोनों बातों को मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाता हूँ। पहले ये बात करते हैं जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। कैसे पढ़ा? उसके पास क्या टेक्निक आ गई? इसका टेक्निक क्या थी कि जिस तरीके से आपने आधुनिक सिक्के देखे होंगे वो कैसे हैं? द्विभाषा में लिखे हुए हैं, 2 भाषाओं में। कैसे? हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी अंग्रेजी दो भाषाएं लिखी है। जैसे एक तरफ उसमें भारत लिखा है हिंदी में और एक तरफ लिख रखा है इंग्लिश में, इसका मतलब दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जेम्स प्रिंसेस ने भी क्या किया? जो द्विलिपीय जो भाषा में जो सिक्के थे उस समय के, उसके आधार पर उसने इनके अभिलेखों को पढ़ा। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके आगे बात करते हैं अब इनके अभिलेखों की। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण, हालांकि ये आपके चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन आप जिस तरीके से, मैं इसके थोड़ा सा वर्णन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये अच्छे से समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए, नहीं तो आप छोटे से पार्ट में कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और गौर से देखें, ध्यान से देखें। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। यहां से तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। शिलालेख इसका मतलब शिलाओं पे है, स्तंभ लेख इसका मतलब कोई पिलर बना के उस पे लिखे हैं, और गुहा लेख गुहाओं में है, केव में है। लेकिन ये शिलालेख जो है ये भी फिर 2 भागों में अपन ने डिवाइडेशन किया है। कौन सा? चतुर्दश शिलालेख। चतुर्दश शिलालेख का मतलब ऐसी शिलाएं हैं जिन पे 14 लेख उत्कीर्ण हैं, और ये जो 14 लेख उत्कीर्ण वाली जो शिलाएं हैं ये भारत में 8 स्थानों पे मिली हैं, और प्रत्येक चट्टान पर जो 14 लेख उत्कीर्ण है, और जो एक चट्टान पे जो उत्कीर्ण है वही बाकी जो 8 स्थानों पे मिली है, मतलब सभी में एक जैसा मैटर है। जिस तरीके से यहाँ पे एक चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक शिला है और इसी के अंदर आपको ये पार्टीशन दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। दिखाई दिया? इस तरीके से यहाँ पे जैसे मान लो 1 नंबर का जो मैटर इसमें लिख रखा है, वहीं पे अन्य स्थान पे जो शिला है उस पे भी ऐसे लिखा रखा है। ये 2 3 इस तरीके से ये 14 बॉक्स बने हुए हैं, 14 खंड बने हुए हैं, और उनमें कुछ बातें लिखी हुई है। यहाँ तक की बात। और लेकिन एक शिला पे जो लिखी है वही दूसरी पे भी लिखी है, मतलब सेम बातें लिखी है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको चतुर्दश शिलालेख। इसके बाद में बात करता हूँ लघु शिलालेख। ये जो लघु शिलालेख हैं ये भारत में लगभग 21 स्थानों से पाए गए हैं। इसमें पे 1 लेख या 2 लेख हैं, अधिकतम 2 और वरना 1 लेख है। जैसे भाबरू का शिलालेख, इसमें ये जो तस्वीर आपको दिखाई है, ये पिक्चर जो देख रहे हो, ये भाबरू शिलालेख की है, पट्टिका की तरह है ये। कल मैं बता चुका हूँ कि भाबरू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता में जो म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है, मतलब एक तरह से ये शिलापट की तरह है, और यहाँ पे 1 या 2 लेख लिखे हुए। यह है लघु शिलालेख। इसके आगे हम बात करें स्तंभ लेख। स्तंभ लेख को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, एक स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख। स्तंभ लेख यहाँ पे जो रखे हैं मैंने, ये बड़े, जो इनकी लेंथ अधिक है,
ऐसे समझ सकते हैं। और ये लघु शिलालेख ये छोटे हैं, लेकिन इन पे अंतर अधिक किसका है? लेखों का। ये जो बड़े वाले पिलर हैं इन पे अधिकतम 7 लेख उत्कीर्ण है, लेकिन जो 7 लेख है केवल और केवल जो दिल्ली टोपरा का अभिलेख स्तंभ लेख है उसी पर है। बाकी जो अन्यत्र जो हैं उन पे केवल 6 लेख लिखे हुए हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और जो टोपरा है ये हरियाणा के अंबाला जिले में पड़ता है, जहाँ से जो अपने दिल्ली का एक शासक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक, वह क्या करता है उस टोपरा से उस स्तंभ को लाकर कहाँ पे लगा दिया? अपने दिल्ली में स्थापित करता है फिरोज शाह कोटला स्थान पे। तो इस ये जो अभिलेख है ये स्तंभ लेख है, इसी में 7 लेख उत्कीर्ण है, बाकी किसी में भी नहीं है, बाकी में 6 लेख उत्कीर्ण है। इसके बाद हम बात करें अपन लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख भी लगभग 6 स्थानों से पाए गए हैं और इन पे प्रत्येक स्तंभ पर अलग अलग छोटे छोटे लेख उत्कीर्ण हैं। यहाँ पे तो क्या है सिमिलरिटी है, लेकिन ये जो लघु स्तंभ लेख है इनमें सिमिलरिटी नहीं है। हर लेख में अलग अलग बातें लिखी हुई है और एक लेख लिखा हुआ है, इससे ज्यादा भी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमने दिया लघु स्तंभ लेख। इसके आगे बात करते हैं गुहा लेख। गुहा लेख में अशोक ने गुहाएं तो 4 बनवाई है, लेकिन जो उनमें लेख उत्कीर्ण करवाए वो केवल 3 जो गुहाएं हैं इन्हीं में लेख उत्कीर्ण करवाए। कौन कौन से? सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। इसकी जो दीवार है वहां पे भी लेख उत्कीर्ण किए गए हैं और आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरीके की यहाँ पे जो बराबर नामक जो पहाड़ी है यहाँ पे गुहाएं अंदर बनी हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में बहुत अधिक नहीं है, मतलब सिर्फ नाम दे रखा है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्टिव इसलिए लिया है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये बात समझ में आ जाए अच्छे से कि क्या शिलालेख है, उसमें भी चतुर्दश शिलालेख क्या है, लघु शिलालेख क्या होते हैं, स्तंभ लेख क्या होते हैं, लघु स्तंभ लेख क्या होते हैं और गुहा लेख क्या होते हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।